गुड इवनिंग प्रवीण कुमार। गुड इवनिंग सौम्या। बताओ, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम लोग? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में पहला चीज जो हमको पढ़ना है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये टर्म्स तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम, लेकिन नीट एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइडल वॉल्यूम, भाई क्या है टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर inhaled or exhaled during a normal respiration. Volume of air, कितनी हवा एक ब्रीदिंग में, मतलब एक बार सांस लेने में हम अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं। इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। वॉल्यूम ऑफ एयर inhaled or exhaled during normal breathing. फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं मैंने कहा नॉर्मल ब्रीदिंग, जबरदस्ती वाली ब्रीदिंग नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब आप आराम से बैठे हो, काम कर रहे हो, तो बैठे बैठे काम करते करते नॉर्मली जितना एयर आप अंदर ले सकते हो एक बार में या बाहर छोड़ सकते हो एक बार में, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ओके, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है। Its approximate value is 500 ml। मतलब एक नॉर्मल इंसान एक बार में लगभग 500 ml माने आधा लीटर एयर इनहेल कर सकता है या आधा लीटर एयर एक्सहेल कर सकता है। A healthy man can inspire or expire कितना? 500 ml of air during one breathing। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक मिनट में इंसान कितनी बार ब्रीदिंग करता है? बता सौम्या, एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 मिनट। ठीक है, तो अगर एक बार में 500 ml एयर हमने इनहेल किया, तो एक मिनट में हमने 12 बार इनहेल किया एयर, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हुआ? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? देखो, मैं कहना क्या चाहता हूं, रेट ऑफ ब्रीदिंग in a normal healthy human being is 12 to 16 times per minute। इसका मतलब एक बार ब्रीदिंग करने पे 500 ml अंदर लिया या बाहर छोड़ दिया, तो 12 बार ब्रीदिंग करने में therefore tidal volume in 1 minute is, एक मिनट में पूरा टाइडल वॉल्यूम एयर का निकालोगे तो कितना आएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 टू 16, तो 12 पंचे 60, 6000 टू 16 पंचे 80, 8000 ml। तो नॉर्मल इंसान एक मिनट में 6000 ml से 8000 ml हवा
को इनहेल कर सकता है या एक्सहेल कर सकता है, मतलब 6 लीटर से 8 लीटर। इसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन अगर तुमको टाइडल वॉल्यूम डिफाइन करना है तो आप सीधा लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ये अगर आपको याद है कि इसका वैल्यू 500 ml है, और अगर ब्रीदिंग का रेट याद है तो आराम से ये वाला वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है दूसरा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर a person can inhale by a forceful inhalation। क्या मैंने लिखा? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर inhaled। यहां पर और एक्सेल्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने क्या लिखा? इंस्पायरेटरी, मतलब यहां पर सिर्फ इंस्पायरेशन की बात हो रही है। इंस्पायरेशन बोले तो इनहेलेशन। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर inhaled by a person by forceful inhalation, by a person by a person during forceful inhalation, by forceful inhalation। ध्यान से देखो क्या लिखा। अगर नॉर्मल इनहेलेशन इंसान करेगा तो 500 ml एक बार में इनहेल करेगा, लेकिन अगर फोर्सफुल इनहेलेशन करेगा तो 500 ml के अलावा उससे ज्यादा एयर ये इंसान इनहेल कर सकता है, और उसका वैल्यू 2500 ml से लेके 3000 ml तक हो सकता है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। हाँ प्रवीण, स्क्रीनशॉट। ओके, दो वैल्यू हो गए। देन थर्ड वन इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी देन एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम बात करेंगे फोर्सफुल एक्सहेलेशन। एक नॉर्मल इंसान फोर्सफुल एक्सहेलेशन में, जबरदस्ती वाली एक्सहेलेशन में एडिशनली 500 से ज्यादा कितना एयर एक्सहेल कर सकता है? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। So what is this? It is the amount of या volume of air exhaled, exhaled। एक कितना एयर एक पर्सन एक्सहेल कर सकता है, लेकिन एडिशनल अमाउंट की, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन by forceful exhalation,
by a person by forceful exhalation. By forceful exhalation. फोर्सफुल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद अगर और भी ज्यादा एक्सहेलेशन करेगा तो कितना एयर एक्सहेल कर सकता है, इसका वैल्यू होगा 1000 से लेके 1100 ml। 1000 से लेके 1100, राइट। फिर आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जब हम नॉर्मली एक्सहेलेशन करते हैं तो लगभग लगभग 500 ml एयर को बाहर फेंकते हैं, लेकिन अगर हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे तब हम एडिशनल 1100 ml को बाहर निकालेंगे। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद भी लंग्स के अंदर थोड़ी सी हवा बच जाती है, उसी बची हुई हवा को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs after forceful exhalation, after forceful exhalation। ठीक है जी, तो रेजिडुअल वॉल्यूम का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1100 से लेके 1200 ml। मतलब कितना भी एक इंसान फोर्सफुल जबरदस्ती वाली एक्सेलेरेशन क्यों ना करे, 1100 से 1200 ml एयर उसके लंग्स के अंदर रह ही जाता है। दैट एयर इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना? तो ये थे 3 या 4 वॉल्यूम्स। अब देखो, अगर हम इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे या इनको किसी तरह से अरेंज करेंगे तो हमको लंग्स की डिफरेंट कैपेसिटीज पता चल जाएंगी। लंग्स की 4 या 5 कैपेसिटीज के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल कैपेसिटी। एक एक करके हम बोलेंगे। पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो। तो ऊपर मैं लिखूंगा लंग कैपेसिटीज, लंग कैपेसिटीज। इससे पहले जो मैंने कहा था वो था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। नाउ लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटी में सबसे पहला कैपेसिटी आएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, शॉर्ट में हम लिखते हैं आईसी। क्या है ये आईसी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inhale after a normal exhalation। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो एक इंसान इनहेल कर सकता है
after a normal exhalation. Total amount of air a person can inhale after normal exhalation. एक पर्सन ने अगर नॉर्मल एक्सहेलेशन किया तो उसके बाद वो कितना एयर इनहेल कर सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्मल एक्सहेलेशन अभी अभी मैंने कहा, नॉर्मल एक्सहेलेशन में हम कितनी हवा को बाहर फेंक सकते हैं? बोलो। पिछले पेज पे जाऊं? देखो, और एक पिछले पेज पे। नेट थोड़ा स्लो है। चलो कोई नहीं, वापस अपने पेज पे जाते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। टोटल अमाउंट ऑफ एयर a person can inhale after normal exhalation. नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात करो, नॉर्मल एक्सहेलेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम 500 ml होगा ये, है ना? तो एक तो हमको यहां पर टाइडल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। नॉर्मल एक्सहेलेशन या नॉर्मल इनहेलेशन की जब भी बात करोगे तो मतलब वो टाइडल वॉल्यूम प्लस लिखा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल। तो एक इंसान टोटल कितनी हवा को इनहेल कर सकता है, कितनी हवा को इनहेल कर सकता है? एक तो टाइडल वॉल्यूम 500, नॉर्मल में 500 कर सकता है, लेकिन एडिशनल जो कर सकता है वो भी। समझ रहे हो बात? तो मतलब यहां पर हम लिखेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलेशन का मतलब है टाइडल वॉल्यूम प्लस टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल। इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो वो टाइडल वॉल्यूम का 500 प्लस एक्स्ट्रा जितना करेगा, तो उस सब को हम बोल सकते हैं ना क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद रखेंगे, tidal volume is always equal to inspiratory reserve volume। अब देख लो, टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर याद हो तो बताओ, अभी मैंने कितना बताया था? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500 से 3000। हाँ चलो 2500 से 3000 लिखूं, ठीक है? तो ये हो गया 3000 से लेके 3500 ml। इंसान की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है 3000 से 3500 ml। मतलब टोटल एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद इंसान टोटल कितना हवा को इनहेल कर सकता है? 3000 से लेके 3500 ml। सौम्या समझ आ रही है? देन हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की, ये उसका उल्टा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन। ऊपर वाले का उल्टा।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। तो क्या है ये? टोटल वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ऊपर इनहेल लिखा था, यहां लिखूंगा एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। अगेन वही, नॉर्मल इनहेलेशन का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेलेशन का मतलब टाइडल वॉल्यूम, ठीक। प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल, कितना एक्सहेल कर सकता है, इसका मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बताओ फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? तो टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100, तो वही बनेगा हमारा 1500 से लेके 1600 ml। इंसान का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज 1500 टू 1600 ml। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी बेटा। चलिए भाई आगे। नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। अगर एफआरवी लिखूं तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, लेकिन मैंने यहां पर कैपेसिटी लिखनी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दो अलग अलग चीजें। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। FRC is always equal to ERV and RV. FRC is equal to ERV and RV. ERV बोले तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 1000 से लेके 1100 प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना? बोलो भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1000 से लेके 1100 से लेके 1200। तो मतलब ये हुआ FRC will be equal to 2100 to 2300 ml। हो गया? क्या है ये FRC? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये वो हवा है that will remain in the lungs after a normal exhalation। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, अगर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करूं तो फोर्सेबल एक्सहेलेशन के बाद जितनी हवा रहेगी उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन अगर एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करेंगे तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो हवा रहेगी तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। वाइटल कैपेसिटी, VC, vital capacity of the lungs, maximum volume of air a person can breathe in after forceful exhalation, maximum volume of air, maximum volume of air a person can breathe in
मैक्सिमम हवा एक इंसान जो अंदर ले सकता है आफ्टर forcible forcible exhalation, after forcible exhalation, ये बराबर होता है ERV, TV एंड IRV की. Vital capacity of the lungs is equal to ERV plus tidal volume plus IRV. सही लिखा. तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आप इसका वैल्यू निकाल ही सकते. Last one is total lung capacity. Total lung capacity. TLC. TLC टोटल लंग कैपेसिटी. TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी होता है, लेकिन यहां पर TLC बोले तो टोटल लंग कैपेसिटी. लंग की टोटल कैपेसिटी क्या है? मतलब फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद लंग्स में मैक्सिमम कितनी हवा रह सकती है? लंग्स के अंदर जो फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद हवा आएगी, मैक्सिमम हवा कितनी होगी? लंग्स कितनी हवा को अंदर रख सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन? इट इज इक्वल टू आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी. आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी. अगर हम लिखें आरवी और ईआरवी, आरवी एंड ईआरवी इज आल्सो नोन एज एफआरसी, राइट? टीवी एंड आईआरवी, या ऐसे ही रखो, यू कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू. तो ये थे लंग कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. स्क्रीनशॉट मारो बेटा. ओके, आगे हम पढ़ेंगे. देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो गया, लंग्स के अंदर हवा आ गई, वो हवा ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई के अंदर आ चुकी है. अब उस हवा का आगे होगा क्या, वही हम देखें. गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Gaseous exchange, or we can say exchange of gases. हम एक सिंपल सा डायग्राम ढूंढ के लाते हैं. थोड़ा सा मुझे ढूंढने दो आपके लायक जो डायग्राम हो. ये डायग्राम अगर आ गया हमारे इस बोर्ड पे तो मजा आ जाएगा. ये लो भाई, ये डायग्राम अगर आ गया बोर्ड पे तो आएगा मजा. बताओ
क्यों? बताओ, ये डायग्राम तुम लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं मत बोलना, मार पड़ेगी। अगर नहीं बोला तो मार पड़ेगी। दिखाई दे रहा है? ओके। ये डायग्राम मैंने इसलिए बताया क्योंकि यही वाला डायग्राम हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है। डिट्टो सेम डायग्राम। राइट। अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पर होता है। कहाँ कहाँ? एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and alveolar capillary blood। alveolar capillary blood। और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन alveolar capillary blood and body tissues। एंड बॉडी टिश्यूज। बारी बारी हम दोनों को देखें। ध्यान से सुनियो। यहां पर ये वाला जो सीन है, ये यहां पर एक एल्वियोलस को दिखाया गया है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोले होते हैं, उन्हीं में से एक एल्वियोलस को दिखाया है। आप देख सकते हो एल्वियोलस में इंस्पायर्ड एयर, मतलब एयर आ चुकी है। जो एल्वियोलस के अंदर एयर है बेटा, तुम लोग इस एल्वियोलस के अंदर जो आंकड़े लिखे हैं उनके ऊपर ध्यान दोगे। एल्वियोलस के अंदर लिखा है PO2, शायद दिखाई दे रहा होगा तुमको, 104 mm ऑफ Hg। और लिखा है PCO2, कितना लिखा है? 40 mm ऑफ Hg। क्या है भाई ये? मतलब एल्वियोलस के अंदर जो हवा आई है, उस हवा में बहुत सारे गैसेस होंगे। नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, आर्गन भी होगा, बाकी सारी गैसेस भी होंगी। लेकिन हमको यहाँ पर बात करनी है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। जो हवा एल्वियोलस के अंदर आई है इंस्पायरेशन से, इनहेलेशन से, उस हवा का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसका वैल्यू दिया है 104 mm ऑफ Hg, 104 mm ऑफ मर्क्यूरी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm ऑफ Hg। ठीक है? अरे भाई ठीक है ना। लेकिन एल्वियोलस के बगल में मतलब एल्वियोलस के सराउंडिंग में जो बेटा ब्लड कैपिलरी होती है, उस कैपिलरी में इन PO2 और PCO2 का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये एल्वियोलस है, एक काम करता हूं ना, मैं दूसरे पेज पे ही बनाता हूं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट मार ही दो। लेट मी ड्रॉ इट ऑन अनदर पेज। ओके। ओके, पहले तो मुझे ये वाला डायग्राम भी चाहिए। ओके।
अब देखो, सपोज ये हमारा एक एल्वियोलस है, अ लंग एल्वियोलस। इस लंग एल्वियोलस में PO2, ये जो यहां पर है ना, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा मैं। 104 mm ऑफ Hg, और इसके अंदर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू है 40 mm ऑफ Hg। इस एल्वियोलस के सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज हैं। ये देखो भाई, ब्लड कैपिलरी रेड से मैंने ड्रॉ करनी है ब्लड कैपिलरी। ये आया ब्लड कैपिलरी। ये देखिए, ये मान लो ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी में डेफिनेटली ब्लड फ्लो हो रहा होगा। कौन सा ब्लड बेटा जी? ये ब्लड आया है हमारे टिश्यूज से। कहां से आया है? टिश्यूज। एक मिनट, एक मिनट बेटा, म्यूट कर रहा हूं तुम लोग का। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहा था मैं? ये ब्लड आया है टिश्यू से। अगर तुम लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में जो तुम लोग को ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ये यही तो है वो वेन्स या ब्लड वेसल्स, जिन ब्लड वेसल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा भरा पड़ा है। लिखा भी है कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो। मतलब जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में है, उससे ज्यादा। जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में है, उससे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। मैं वैल्यू भी बताऊंगा अभी। और जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एल्वियोलाई में है, उससे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कहाँ होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है बेटा टिश्यूज से, देख सकते हो। और टिश्यूज से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने उठाया था कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना मतलब, अगर मैं बोलूंगा ब्लड में या एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। किससे ज्यादा? जो बाहर ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर मैं बोलूंगा इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। राइट? तो ये जो टिश्यूज से निकला है ब्लड, उस ब्लड में, टिश्यूज मतलब टिश्यूज के अंदर जनरेट हुआ था क्या? बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों जनरेट हुआ था? क्योंकि वहां पर फूड का ब्रेकडाउन हुआ था, तो रिलीज एनर्जी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ। वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने उठाया, क्योंकि ब्लड टिश्यू के अंदर जाएगा ना।
हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्लड यहाँ से रेड वाले से देखो, रेड से यहाँ से इन वेन से ब्लड टिश्यूज में आया था, टिश्यूज में उस ब्लड ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू टिश्यूज के अंदर आ गया, और बदले में यहां पर भी एक्सचेंज हुआ, यहां पर बदले में टिश्यू टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया किधर, ब्लड में, तब ये ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड। यही ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के थ्रू इनटू द लंग एल्वियोलाई। तो मतलब जो हमारी ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वैल्यूज कुछ ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mm ऑफ एच। मतलब यहां पर, एक मिनट प्लीज, PO2 is 40 mm of H, और यहां पर PCO2 कितना है भाई, PCO2 वहां पर 45 mm of Hg है। PCO2 is equal to 45 mm of Hg। इन वैल्यूज को बहुत ध्यान में रखोगे तुम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यू से आया है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg, लेकिन एल्वियोलस के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm ऑफ Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यूज से आया है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm ऑफ Hg, लेकिन एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm ऑफ Hg। रूल ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा उस रीजन से फ्लो होगा जहां पर प्रेशर ज्यादा हो, उस रीजन की तरफ जहां पर प्रेशर कम हो। समझ रहे हो ना? तो व्हाट विल हैपन हियर, व्हाट विल हैपन हियर, क्या होगा यहां पर ऑक्सीजन फ्लो होगा फ्रॉम मोर पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां ज्यादा है, ऑक्सीजन फ्लो होगा, डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। देखो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, तो ऑक्सीजन जो होगा दैट विल फ्लो फ्रॉम एल्वियोलस इनटू द ब्लड कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरी। आर्टरी क्यों भाई, आर्टरी क्यों, मैंने कैपिलरी कहा, आर्टरी आर्टरी मत बोलो, कुछ अपने से काहे कुछ इतना बोल देते हो। एल्वियोलस से ऑक्सीजन फ्लो होगा, डिफ्यूज होगा, जो सराउंडिंग में जो कैपिलरी लगी है इसको हम एल्वियोलर कैपिलरी, उसके ब्लड में। क्यों, बिकॉज एल्वियोलस में PO2 104, कैपिलरी के ब्लड में PO2 40, तो हाई PO2 से लो PO2 तरफ डिफ्यूज होगा। और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 और एल्वियोलस में 40, सो कार्बन डाइऑक्साइड बदले में एल्वियोलस की तरफ, ऑक्सीजन एल्वियोलस से ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलस की तरफ। तो धीरे धीरे यहां से जो ब्लड फ्लो होने लगेगा, कहां से, यहां से जो ब्लड निकलने लगेगा, इस ब्लड का हो चुका होगा अब क्या, ऑक्सीजनेशन। अब ये ब्लड बन चुका होगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 का वैल्यू 95, PCO2 का वैल्यू 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 का वैल्यू 95 mm ऑफ Hg, PCO2 का वैल्यू 40 mm ऑफ Hg।
लेकिन जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था उसका PO2 वैल्यू 40, PCO2 40। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द टिश्यूज टिश्यूज में PCO2 45 एंड PO2 40। टिश्यूज में PO2 40 mm of Hg एंड PCO2 45। इधर देख सकते हो यहां पर टिश्यूज में एक्सचेंज कैसे होगा। टिश्यूज में जो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का PO2 लिखा है 95, मैंने भी लिखा, PCO2 लिखा है 45, लेकिन टिश्यूज के अंदर PO2 40 एंड PCO2 45। तो होगा क्या, ऑक्सीजन फ्लो होगा हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। मतलब ऑक्सीजन यहां पर फ्लो होगा कहां से कहां, ऑक्सीजन फ्लो होने वाला है भाई फ्रॉम वेयर टू वेयर, ऑक्सीजन हैज टू फ्लो हियर। कहां से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जहां पर उसका वैल्यू था 95, टिश्यूज की तरफ जहां पर उसका वैल्यू था 40, तो हायर PO2 से लोअर PO2। और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में फ्लो होगा टिश्यू से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, और ये अल्टीमेटली बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि PCO2 का वैल्यू टिश्यूज में 45 और PCO2 का वैल्यू इस ब्लड में 40 ही था, तो हायर से लोअर की तरफ। तो दोनों जगह पर एक्सचेंज हो गया, हाँ दोनों जगह पर एक्सचेंज हो गया ना। यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम एक्चुअल ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि हमने बाहर से हवा को पी लिया, हवा अंदर लंग्स में आ गई बस, लेकिन आगे लंग्स में आने के बाद वो हवा जाएगी कहाँ, वही कहानी है एक्चुअल ब्रीदिंग की। इसी ब्रीदिंग को हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोला। बताओ समझ आया? आर यू गेटिंग दिस? हाँ या ना? तो स्क्रीनशॉट मारो फिर, क्या देख क्या रहे। करो जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। ओके एक मिनट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है। अब होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है, एल्वियोलस के अंदर जो हवा आई थी, जिस हवा का PO2 बहुत ज्यादा था, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ चुका है। कौन सा ब्लड था वो पहले डीऑक्सीजनेटेड, अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन चुका है ना। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका PO2 अब बढ़ गया, 95 है उसका, पहले उसका PO2 40 ही हुआ करता था। यही ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचेगा। देखा तुम लोगों ने, लाइक मैं अगर अगर मैं यहां पर एक सिंपल सा तुमको एक डायग्राम बना दूं। देखो ये हमारे पास हार्ट है। अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, तुमको पता है। हाँ, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल,
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ह्यूमन हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो कैसे होता है? राइट ऑरिकल में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ब्लू कलर से मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज से आता है, बॉडी ऑर्गन्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इस ब्लड में PCO2 ज्यादा होगा, PO2 कम होगा, राइट। फिर राइट ऑरिकल से ये ब्लड मूव करता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पहुंचाता है इनटू द लंग्स। लंग्स मतलब लंग्स के एल्वियोलाई में, लंग्स में आया एक आर्टरी से, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, उनको हम बोलते हैं एल्वियोलर कैपिलरीज। इन्हीं एल्वियोलर कैपिलरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है। अब कैपिलरी के पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, उल्टा जो एल्वियोलस था, एल्वियोलस के अंदर ऑलरेडी PO2 ज्यादा होता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 कम है, तो वहां पर ऑक्सीजनेशन होती है। मतलब लंग्स के एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है इनटू द ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है इनटू द एल्वियोलाई, जो अभी मैंने बताया तुम लोगों को। तो लंग से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें अब PO2 ज्यादा होगा, PCO2 कम होगा। अब यही ब्लड हार्ट के थ्रू वापस फ्लो होगा, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ये फिर से बॉडी टिश्यूज को सप्लाई करेगा, लेकिन इस बार ये बॉडी टिश्यूज को सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहां पर फिर से एक्सचेंज होगा, तो इस लेवल पे एक्सचेंज होता है। यहां पर एक्सचेंज कैसे होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकलता है, बॉडी टिश्यूज की तरफ जाता है, और बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो ब्लड की तरफ जाएगा, तो ब्लड बनेगा डीऑक्सीजनेटेड। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बाहर निकलेगा। समझ रहे हो बात? अब यहां वाले टॉपिक में हमको देखना है, हमको तो पता चल गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वो हमको इस वाले टॉपिक में देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए किन गैसेस के ट्रांसपोर्ट होने की बात यहां पर हो रही है। तो वी हैव टू स्टडी हियर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन and transport of carbon dioxide, transport of कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही होगा। ब्लड ही एक ऐसा रास्ता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वियोलाई से टिश्यूज की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यूज से एल्वियोलाई की तरफ, राइट। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पहले हम उसकी बात करें। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, देखते रहो। तुम लोगों को पता है ब्लड, ब्लड में दो कंपोनेंट्स है ना, एक प्लाज्मा एंड दूसरा ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसूल्स। ब्लड कार्पसूल्स में हमने बात सिर्फ और सिर्फ करनी है RBC, रेड ब्लड कार्पसूल्स। क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आ गया, उस ऑक्सीजन का लगभग लगभग मोर देन 90%
आरबीसी के अंदर चला जाता है और थोड़ा सा 5-6% प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। क्या मैंने कहा? ओनली 6 to 7% ऑक्सीजन dissolved in plasma। अब बचा कितना? 94 से लेके 93%। उस ऑक्सीजन का क्या होगा? अबाउट 93 to 94% ऑक्सीजन enters into आरबीसी। इंसान के ब्लड की आरबीसी में 93 से 94% ऑक्सीजन एंट्री मारता है। और आरबीसी के अंदर क्या करता है? आई टेल यू, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है ना? ओके, देखो भाई, ये मान लेते हैं आरबीसी। लेट इट इज अ रेड ब्लड कार्पसल। इस आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन आया हुआ है। कौन सा ऑक्सीजन? जो इनहेलेशन की मदद से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मदद से ब्लड कैपिलरीज में ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो गया और ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। ये ऑक्सीजन आरबीसी सरफेस के अंदर क्या करेगा? तुम लोग को पता है आरबीसी सरफेस के अंदर होता है हीमोग्लोबिन Hb। ये ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर इसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूं। हाँ, तो ऑक्सीजन आरबीसी सरफेस के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? HbO2। इस HbO2 को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके HbO2 बनाना, वापस भी ये टूटकर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बन सकता है। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। वन मोर थिंग यू नीड टू मेंशन हियर इज each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen। वन या each, एनसीईआरटी में ये सेंटेंस लिखा है, Hb molecule, hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ मैक्सिमम 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सॉरी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब पीएच पे, एंड टेम्परेचर पे। क्या मैंने कहा? यहां पर लिख देता हूं। बाइंडिंग ऑफ
binding of hemoglobin with oxygen depends upon, ये डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1, partial pressure of oxygen. Number 2, partial pressure of carbon dioxide. Number C, hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम आसान भाषा में पीएच बोलते हैं। एसिडिक पीएच होगा, बेसिक पीएच होगा, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड नंबर 4 इज टेम्परेचर। इन 4 चीजों के ऊपर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना डिपेंड करता है। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से आंखें खोल के सुनो इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं या जो मैं बता रहा हूं, एवरीथिंग। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के प्रोसेस जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन 4 फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, पीएच कितना है ब्लड का या किसी जगह का, और टेम्परेचर। पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लो। हो गया इसका? देखते जाओ। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट, आपके लिए कुछ ढूंढ रहा हूं। बस बस बस, हल्का सा तुम लोग को वेट करना है। मैं ना कुछ ढूंढ रहा हूं आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जरा हमको बताइए, क्या आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? इफ नॉट देन टेल मी। ओके, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो। ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम लगा के रखा है, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन कर्व। और याद रखें, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व
प्लॉट किया जाता है, ये ग्राफ बनाया जाता है किस किस के बीच में। तुम लोग देख सकते हो, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये रही x एक्सिस और ये रही y एक्सिस। y एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। So when we plot a graph between partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin with oxygen, we will get a curve. That curve is sigmoidal in nature. देख लो, ये जो रेड रेड तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो एक काम करता ना, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क ही कर देता हूं। ये वाला कर्व शायद तुमको ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा हो, ये वाला दिखाई दे रहा है ना। तो ये वाला कर्व प्लॉट किया जाता है व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, जो बाइंड हो चुका है हीमोग्लोबिन के साथ आरबीसीज के अंदर, जो बाइंड होने वाला है हीमोग्लोबिन के साथ आरबीसीज के अंदर, ये कर्व को हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, ऑरेंज है। तुमको कलर से क्या मतलब है, पता तो चल रहा है ना तुमको जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, चाहे तुमको कोई भी कलर दिखे, लेकिन पता तो चल रहा है ना। इस कर्व को हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। तुम लोग देख सकते हो इसका शेप कैसा है। दिस इज सिग्मोइडल इन नेचर। अगर थोड़ा सा मैथ पढ़े होंगे, फिजिक्स में ग्राफ्स बनाए होंगे, तो पता होगा कर्व्स बहुत तरह के होते हैं। पैराबोलिक कर्व्स, हाइपरबोलिक कर्व्स, स्ट्रेट कर्व्स एंड सिग्मोइडल कर्व्स। ये सिग्मोइडल कर्व है, मतलब जो एस की तरफ बनेगा, एस की तरह बनेगा, राइट। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिग्मोइडल नेचर, और बनाया कैसे जाता है, इट इज प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब पहले हम ये देखेंगे कि ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट डज इट मीन। ध्यान से देखना, आंखें और कान और दिमाग तीनों चीजें खुली रखना। सौम्या तुमको भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास एक ग्लास है। सपोज हमने इस ग्लास में हीमोग्लोबिन के 10 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के, ठीक है। सपोज आरबीसीज के अंदर, एक आरबीसी सर्व के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है। लेट सपोज, सिर्फ 10 नहीं होंगे ना, बहुत सारे होंगे। सपोज एक आरबीसी के अंदर ओनली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, और इस आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। चलो, ऑक्सीजन जब आ गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, दिस इज O2 एंड दिस इज Hb। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल कम एंड बाइंड टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी मैंने कहा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ मैक्सिमम कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, 4। आ गया, तो ये वाला हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए, तो मतलब ये फुल हो गया। अब इसके साथ 5वां बाइंड नहीं हो सकता,
इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर के डॉट्स भी बनाए हैं, इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो कैपेसिटी थी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, वो कंप्लीट हो चुकी है। इज इट? तो मैं बोलूंगा ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, चलो इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का नाम हम रखेंगे ए। ये ए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अब ऊपर अगर 4 की 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए तो ए इज नाउ सैचुरेटेड। ए मॉलिक्यूल सैचुरेट हो गया फुली। ए मॉलिक्यूल सैचुरेटेड फुली। सैचुरेटेड मतलब अब इसके पास और ऑक्सीजन बाइंड होने की जगह नहीं। सैचुरेशन का मतलब समझ में आया? आया ना? यस। और देखो, फिर आएंगे और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, वो भी यहां पर, सॉरी, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। चलो सपोज वो दूसरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड हो गए, तीसरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड हो गए, चौथे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड हो गए, पांचवें हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के ऊपर भी बाइंड हो गए। ठीक है, तो इस बीकर में, इस आरबीसी में केवल 10 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स थे। सपोज 10 में से बी, सी, डी एंड ई, 5 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। है कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस बीकर में 50% सैचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन का? क्या ये बोल सकता हूं कि इस हीमोग्लोबिन का 50% सैचुरेशन चुका है? हो चुका है ना? यस। सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होना मतलब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे, मतलब कितना हीमोग्लोबिन अभी फ्री है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। परसेंटेज सैचुरेशन इसी को बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि 100% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो चुका है, इसका मतलब अब उस आरबीसी के अंदर और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं हो सकते। भले ही वहां पर 10 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज क्यों ना करें, 10 के 10 फुल हो गए ना। देखो, अगर 10 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, उसके साथ कितने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं? 40, क्योंकि एक के साथ 4 बाइंड हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 10 है आरबीसी के अंदर और हमने 60 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डाल दिए वहां पर, तो 60 में से 40 जब बाइंड होंगे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 100% सैचुरेट हो गया। उसके बाद आप कितना भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्यों ना बढ़ा, और ऑक्सीजन 50 कर दो, 60 कर दो, 70 मॉलिक्यूल्स रख दो, 80 मॉलिक्यूल्स रख दो, 100 मॉलिक्यूल्स रख दो, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड ही नहीं हो सकते हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि उनके बाइंड होने की जगह ही नहीं वहां पर। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं भाई। समझ रहे हैं बात? हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन समझ में आया? हाँ या ना? यस। अब देखो, इस ग्राफ को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखते जाओ। अगर मैं ये इधर देखो, ये वैल्यू देखो, एक मिनट।
हाँ जी, जो ये स्काई ब्लू कलर का है ना, ये दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ, तो यहां पर लिखा है P50, शायद तुमको दिखाई दे रहा होगा। P50 सौम्या, है ना? और यहां पर लिखा है 30 के आसपास, मतलब 27। 30 तो ये रहा, 30 से पहले मतलब 27। एक मिनट, इसको साफ ही कर देता हूं। है ना? तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, P50 ग्राफ की तरफ ध्यान दो। 50 का मतलब इस वैल्यू पे 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो चुका है। P50, ये P50 का वैल्यू कितना दिया है यहां पर? 27 mm ऑफ एच। मतलब कहने का ये है कि 27 mm ऑफ एच जी पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का होगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 27 mm ऑफ एच जी। उस पार्शियल प्रेशर पे आरबीसीज के अंदर 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो जाएगा। लेकिन अभी भी 50% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, अभी भी उनके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये P50 वैल्यू तुमको समझ में आया? अगर कोई पूछे व्हाट इज P50 वैल्यू इन दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तो बताओगे कि सर P50 is that much of partial pressure of oxygen. P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पे 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो चुका होगा ऑक्सीजन के साथ। P50, that much of partial pressure, that much of partial pressure, किसका? partial pressure of oxygen at which 50% hemoglobin is saturated. ओके, समझ आई बात? हाँ या ना? अगर मैं बोलूंगा P70, देखो P70, ये है P70, यहां से, सॉरी, यहां से यहां तक, तो P70 ये रहेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया। 70 मुझे पार्शियल प्रेशर यहां लेना है, तो P70 बेटा ये रहेगा। ये P70 इज दैट मच ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कितना पार्शियल प्रेशर होगा ये? 70 mm ऑफ एच जी। 70 mm ऑफ एच जी के ऊपर 70% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन। अगर मैं बोलूंगा P90, P90 का मतलब ये रहा। 90 बेटा जी ये रहेगा। 90 रहेगा ये देखो, ये रहेगा 90, ये रहेगा 90%। P90 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उतना जिसपे 90% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो। P70 भी थोड़ा सा मैंने गलत बनाया, खैर इसको हटा ही देता हूं मैं, तुम लोग परेशान ना हो, हमको चाहिए भी नहीं। तुम बस P50 याद रखो, वही काफी है।
मेरे को बताओ P50 समझ आया? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई परेशानी नहीं है ना? ओके, तो बस मार दो फिर स्क्रीनशॉट जल्दी से। ओके, आगे बढ़ेंगे इसी डायग्राम के साथ। ये डायग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके, देखते जाइए। मैंने अभी भी कहा तुमको कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर, राइट? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में 4 फैक्टर्स। एक फैक्टर ऑक्सीजन लिखा, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो मैंने बता दिया। दूसरा फैक्टर था बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रेशर था H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक, अब सुनो, when partial pressure of carbon dioxide is more, when partial pressure of carbon dioxide is more, अगर तुम याद करोगे मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर होता है? ये भाई टिश्यूज में होता है। होता है कि नहीं? तो जब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके साथ हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो चुके हैं, जब वो टिश्यूज में पहुंचा तो टिश्यूज में PCO2 बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, लेकिन उस पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर है। ज्यादा पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 कम है। मैंने कहा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 कम, टिश्यूज के अंदर PCO2 ज्यादा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मूव होगा टिश्यूज से किसकी तरफ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन मूव होगा टू द टिश्यूज। क्या कहानी है ये, ध्यान से सुनना। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर हो गया एज सीन इन केस ऑफ टिश्यूज, उस वक्त ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होने लगता है। क्या होने लगता है? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम ऑक्सीजन। अगर तुम लोगों को याद हो, PCO2 टिश्यूज में कितना था? 45 mm of Hg, लेकिन PCO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना था? 40 mm of Hg। अब क्या हुआ, जैसे ही PCO2 कितना पहुंचा? 45 तक, PCO2 पहुंचा 45 तक टिश्यूज में, उस वक्त क्या होगा P50 का? P50 का क्या होगा? ये रहा P50 हमारा। पहले P50 का वैल्यू ये था 27 पे, अब P50 का वैल्यू बढ़ गया। अब P50 का वैल्यू बढ़ गया भाई, कितना? ये ये आ, ये आ गया P50 का वैल्यू। इसका मतलब ये है, नाउ P50 इज कितना? अप्रोक्सीमेटली 48 mm of Hg। मतलब इसका ये हुआ,
ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ 50% सैचुरेट होने के लिए अभी कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? फॉर ऑक्सीजन टू रिमेन अटैच टू हीमोग्लोबिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए कितना? PO2 मस्ट बी 48। लेकिन टिश्यूज में PCO2 45 है। PO2 तो कम ही होता है ना टिश्यूज में। टिश्यूज में PO2 कम होता है। यही कम PO2 या ज्यादा PCO2 ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करता है, तोड़ देता है उस बॉन्डिंग को, तभी ना ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर आ जाता है, नहीं तो आएगा ही नहीं। ऑक्सीजन को टिश्यूज के अंदर आने के लिए जरूरी है हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट होना, और ये डिसोसिएट तब होगा जब PCO2 ज्यादा होगा टिश्यूज में। तो उस समय पहले P50 का वैल्यू यहां पर था भाई। अब देखो जब PCO2 इंक्रीज हो गया तो P50 का वैल्यू बढ़ गया, मतलब जो हमारा कर्व है, जो हमारा ग्राफ है, अपनी पोजीशन चेंज किया, वो राइट की तरफ मुड़ गया। मुड़ा कि नहीं? पहले देखो हमारा ग्राफ कहां था? ये था हमारा ग्राफ, लेकिन इस ग्राफ ने अभी राइट की तरफ मोड़ दिया, खुद को राइट की तरफ मूव किया। क्यों राइट की तरफ मूव किया? कर्व मूव्स टुवर्ड्स राइट। व्हाई? ड्यू टू हाई PCO2। कहां पर? इन द टिश्यूज। और ये जरूरी भी है, अगर टिश्यूज में PCO2 हाई ही नहीं होता तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन ही नहीं होता, ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर आ ही नहीं पाता। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? शिफ्टिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। इसी तरह जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, pH, अगर pH बढ़ गया, pH अगर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो इंक्रीज्ड pH से भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट की तरफ शिफ्ट होने के प्रोसेस को ही हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं। और बोहर इफेक्ट जरूरी है बेटा, किस लिए? फॉर डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम ऑक्सीजन। बोहर इफेक्ट जरूरी है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट होने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट नहीं होगा तो टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, समझ आई बात? कभी कभार रेयर केसेस में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। हो रहा है नहीं, होता है। कब ये सिचुएशन आएगी? ध्यान रहे, जब कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू ऑक्सीजन का इंक्रीज होगा। जब कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू, लिखा है ना लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू ऑक्सीजन का, तुम डायग्राम में देख ही सकते हो। नॉर्मल सिचुएशन में P50 ये था, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो P50 का वैल्यू ये आएगा, मतलब P50 वैल्यू डिक्रीज होगा। राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो मतलब P50 का वैल्यू इंक्रीज होगा। शिफ्ट होने का मतलब ही है P50 का वैल्यू बढ़ना। और राइट की तरफ शिफ्ट तब होगा जब बोहर इफेक्ट होगा। बोहर इफेक्ट होने को ही राइट की तरफ शिफ्ट होना बोलते हैं। कब यह होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो या जब पीएच इंक्रीज हो जाए। लेकिन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट तब होगा जब पीएच डिक्रीज हो जाए नॉर्मल से भी ज्यादा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए। लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट होगा इन केस ऑफ फीटल ब्लड। जो ऑफस्प्रिंग मदर के वॉम्ब में होता है, उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर कर्व
फीटस के ब्लड का हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ ही शिफ्ट होता है। राइट, इज इट क्लियर? इसमें अगर कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लो। तो बस स्क्रीनशॉट मारो फिर जल्दी से। अब बचे इस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में दो टॉपिक्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वो हम अगली वाली क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज।